जी सर, स्टार्ट करें, कल वाला रिवाइज करने क्या पढ़े थे बता दो। देख जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? ये आवाज बेटा ठीक आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोग भी बेटा एक नजर देखना रजिस्टर में क्या लिखा था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, एक स्टेटमेंट बना रहे थे। क्या नाम था स्टेटमेंट का? एक नजर रिवाइज कर लें जरा, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा था। सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट होती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग कैसे होती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम में फिर क्या ऐड होता है? फिर डायरेक्ट लेबर ऐड होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फिर डायरेक्ट लेबर ऐड होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सिंपली मींस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एज वेल। तो फिर दोनों को प्लस करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर प्राइम कॉस्ट का एक फार्मूला फाइनली क्या बन गया, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट हमने बनाई थी। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रिंसिपली मींस ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक हम आगे थे और फाइंड आउट हमने करना था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को। तो यहीं से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। काइंडली अगर कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्लीज, कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? ये जरा दरवाजा बंद कर दो। ये स्टार्ट करें भी आगे ये फ्रेंड्स। देन बेटा अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए तो उसके बाद अब आगे क्या आना है, अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ना है यहाँ, इसलिए मैंने कल कंप्लीट नहीं किया था इसे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब कैलकुलेट हो जाती है, रॉ मटेरियल सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट होती है। वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? ये प्रोडक्शन हॉल के अलावा बेटा बिलाल साहब जितनी भी सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में है। प्रोडक्शन हॉल के अलावा चाहे वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में एम्प्लॉइज हैं या वो फिनिश गुड स्टोर रूम में कहीं भी हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर बाहर है। ठीक है बिलाल साहब? हाँ ठीक है। तो सिर्फ जो डायरेक्ट लेबर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के लिए वर्ड है। अदरवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर अगर कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टोर रूम्स में है या अदर किसी डिपार्टमेंट में है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। जी सॉरी, वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही थी। वर्क इन प्रोसेस मींस ऐसी गुड्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुई। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर को हमने ओपनिंग कहा होगा। ओपनिंग का मीनिंग हो जाएगा ऐसी गुड्स जो साल के शुरू में भी बन रही हैं। डेफिनेटली वो किस साल शुरू हुई होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई होंगी, लास्ट ईयर उनका नाम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। और एज इट इज उन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को हमने अपने करंट ईयर के एंगल से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहा होगा। ठीक है, और इसी तरह फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक एडजस्टमेंट होनी है, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये सर मैं जरा वर्ड पर लिखूंगा। लेट्स अज्यूम हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का बना रहे हैं, ऊपर आएगा जहां पे हेडिंग लिखी हुई है, इसके साथ जरा एक अकाउंटिंग पीरियड लिखना जरा। ये सपोज फॉर द ईयर एंडेड है, ऊपर हेडिंग के साथ जरा लिखना है। लेट्स अज्यूम ईयर एंडिंग इज 30th June 2022। 30th June 2022 हमारा ईयर एंड है, जिस ईयर की हम एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हर साल बनती है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हर साल बनेगी ताकि पता चले कि जो गुड्स बना ली हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई। तो मैंने ये जो डेट लिखी आपके सामने, इसका मतलब फिर ये हुआ कि 1 जुलाई 2021 वाले दिन
1 जुलाई 2021 वाले दिन जो गुड्स अभी इन प्रोसेस होंगी वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होंगी, और 30 जून 2022 वाले दिन जो गुड्स अभी बन रही होंगी वो फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की आपके सामने मैंने एडजस्टमेंट करनी है और आपसे जरा उसको डिस्कस करना है। तो मेरी इस अब डेट की बेस पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक विच इज इन प्रोसेस ऑन 1 जुलाई 2021, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सही क्लियर रखें जरा। और क्लोजिंग मींस आप बताएं 30 जून 2022 वाले दिन की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में गुड्स बन रही थी उन गुड्स की कॉस्ट 17,000 रुपीज इंकर हो चुकी थी। अभी ना लिखेगा, आराम से पहले बात पूरी समझिएगा जरा। ये मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 70,000 रुपीज की एक अमाउंट लिखी है। ये 70,000 रुपीज की कॉस्ट किस पीरियड में इंकर हुई होगी? मैंने इसे ओपनिंग के सामने लिखा है अपनी पीरियड के एंगल से, लेकिन इन गुड्स पे पिछले पीरियड तक 70,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर हो गई होगी, लेकिन अगर ये इन प्रोसेस है तो मीन्स ये उनकी 100% कॉस्ट नहीं है, या 100% कॉस्ट है। वर्क इन प्रोसेस के सामने लिख रहा हूँ ना, तो लेस देन 100% ये गुड्स होंगी। तो सपोज फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन लेट्स अज्यूम इन पे 85% काम हो चुका था, तो फिर ये इन प्रोसेस क्यों है कि बाकी 15% होना है। ये 85% किस पीरियड में हुआ होगा? और उस पीरियड में, लास्ट पीरियड में जब ये कॉस्ट इंकर हुई होगी तो उसकी इस 80% अमाउंट की, उस 80% वर्क की कॉस्ट कितनी है? 70,000। मतलब 80% जो 85% जो वर्क हुआ है उस वर्क से 70,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर होगी। करंट ईयर में या लास्ट ईयर में? तो हमने वो लास्ट ईयर की अमाउंट जो क्लोजिंग से ओपनिंग बना ली। सिमिलरली लेट्स अज्यूम ईयर एंड पे अब जो स्टॉक पड़ा है उसकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है 80,000, and this 80,000 is suppose reflecting 90% cost of those goods which are in process at the end of the current year. Is there any difference between these two stocks? ओपनिंग की बात किस दिन की हो रही है? पीरियड के स्टार्ट की। क्लोजिंग की बात, क्या वही ओपनिंग जो हमारे पीरियड पे के स्टार्ट पे होगा वही इस पीरियड के एंड पे क्लोजिंग होगा? अब जरा इसको थोड़ा सा जरा कॉस्ट सोच। एक सपोज अपनी फैक्ट्री यूटिलाइज करें, लेट्स से आपकी फैक्ट्री है, पीरियड के स्टार्ट पे अगर कुछ गुड्स बन रही होंगी तो सबसे पहले ड्यूरिंग द पीरियड आप उन्हीं को कंप्लीट कर रहे होंगे और फर्दर कॉस्ट इंकर कर रहे होंगे। ड्यूरिंग द पीरियड आप सबसे पहले किन गुड्स को कंप्लीट करेंगे? जो पिछले पीरियड में स्टार्ट तो हो गई होंगी लेकिन वो पिछले पीरियड में कंप्लीट नहीं हो सकी होंगी। सबसे पहले आप उन्हीं पे मोस्ट लॉजिकली फर्दर कॉस्ट इंकर करके उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? या उन गुड्स को रहने देंगे और उनकी जगह नई गुड्स को बनाना शुरू कर देंगे? और अगर हम अपनी एग्जांपल के एंगल सोचें तो कल हमने शर्ट्स की एक सोची थी, सबसे पहले आप किन शर्ट्स को इस साल कंप्लीट कर रहे होंगे जो पिछले साल शुरू तो हो गई होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई? आप शायद ऐसे लॉजिकली नहीं करेंगे कि उन शर्ट्स को रहने देंगे और नई शर्ट्स, नया क्लॉथ मंगवा के उन शर्ट्स को बनाना शुरू कर देंगे। व्हाट शुड बी द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर? सबसे पहले किस पे काम कर रहे होंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को आप 100% कंप्लीट तक लेके आए होंगे। फिर क्या ये पॉसिबल है कि आपने कुछ शर्ट्स इसी पीरियड में और बनानी शुरू की हो और वो कंप्लीट भी हो गई हो? अब शर्ट्स की बात हो रही, पूरे पूरे साल तो शर्ट्स को शायद नहीं लगना। तो कुछ शर्ट्स ऐसी भी होंगी जिनका इसी पीरियड में हमने रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ मंगवाया होगा और उनको इसी साल बनाना शुरू किया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी शर्ट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी चली गई होंगी। ऐसी है सर। और वंस अगेन फिर पीरियड एंड पे आके, इस पीरियड के एंड पे आके कुछ ऐसी शर्ट्स फिर हो सकती हैं, कुछ गुड्स ऐसी फिर हो सकती हैं जिन्हें हमने करंट ईयर के एंड पे कहीं स्टार्ट तो कर लिया होगा लेकिन 100% उन्हें कंप्लीट नहीं कर सके होंगे। उन्हें फिर बाकी जो काम रह गया होगा वो कब करेंगे उन पे कंप्लीट? वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट करेंगे। बात समझ आइए सर? तो ये जो मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है उसके सामने 70,000 रुपीज लिखे हैं, क्या यही गुड्स एज इट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में होंगे? इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले हमने कंप्लीट किया होगा, फिर कुछ फर्दर गुड्स भी होपफुली कंप्लीट हुई होंगी, लेकिन अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है ये फिर वो गुड्स हैं जो हमारे करंट ईयर में स्टार्ट तो हो गई हैं
लेकिन ये 90% तो हमारे पीरियड में कंप्लीट हो गई हैं, ऐसे ही। लेकिन बाकी 10% काम अभी नेक्स्ट पीरियड में होना है। अब जरा परसेंटेजेस पे भी मैं आ रहा हूँ। ओपनिंग पे दोबारा है। ओपनिंग के सामने जो मैंने 85% लिखा है, क्या ये काम पिछले पीरियड में हुआ होगा या हमारे पीरियड में? सोचा पिछले पीरियड में 85% काम हो गया होगा। इनका जो रिमेनिंग काम है 15%, वो हमारे पीरियड में हुआ होगा। क्या ख्याल है? और जो क्लोजिंग के सामने मैंने 90% लिखा, ये 90% नेक्स्ट ईयर होगा। तो ओपनिंग का रिमेनिंग काम हमारे पीरियड में होगा और क्लोजिंग का 90% हमारे पीरियड में हुआ होगा और बाकी 10% अभी अगले पीरियड में होगा। करंट पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड सोच रहा था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट करंट पीरियड में, इस पीरियड में 15% रिमेनिंग काम हुआ होगा और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 90% लिखा हुआ है, क्या ये काम हमारे करंट पीरियड में हो गया है या नेक्स्ट पीरियड में होगा? क्या यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो मैंने करंट ईयर के एंड पे लिखा है 90%, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा? और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, ये 90%। क्या ये नहीं बेटा? क्या जब नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आप कहीं बना रहे होंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे, फिर अगर आप नेक्स्ट पीरियड की स्टेटमेंट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लिखें तो आप उसके सामने क्या लिख रहे होंगे? यही 80,000 लिखेंगे ना? क्या क्लोजिंग में ओपनिंग बनना और उसके सामने परसेंटेज क्या लिख रहे होंगे? मीनिंग इसका क्या होगा? इस 80,000 और 90% का नेक्स्ट ईयर के एंगल से कि पिछले पीरियड तक 90% काम हो गया है। हाँ, बाकी 10 कब हुआ होगा? वो नेक्स्ट पीरियड में हुआ, नेक्स्ट पीरियड में होगा। और अगर इसी 90% को मैं करंट ईयर के एंगल से सोचूं, करंट ईयर वापस आने अपने वाले ईयर में, तो क्या ये 90% काम हमारे पीरियड में हो गया है, लेकिन बाकी 10% फिर नेक्स्ट पीरियड में अभी होना है? दोबारा 85% पे जरा थोड़ा सा सोचना पड़ना जरा। 85% इज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ द करंट ईयर। इस पे हमने रिमेनिंग मींस 15% काम करके कंप्लीट किया होगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 90% काम हमारे पीरियड में हो गया होगा। हाँ, अभी रिमेनिंग होना है, देयरफॉर ये अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके यहाँ तक? देन इससे पहले कि हम इसकी फर्दर डिस्कशन करें, आप वापस जरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जरा बोर्ड पे देखेंगे। अब एक फिगर लिखी हुई है 2585,000 जिसमें हमने मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट बना के फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे कर लिए। स्टेटमेंट देखना जरा, याद है ये 2585 कैसे है? इसमें हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए हुए हैं, मटेरियल भी, लेबर भी, और जो रह गए थे उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्लस करके कंप्लीट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, दिस 2585,000 is the total manufacturing cost of the current year। करंट ईयर, ठीक है? ये इस साल में खर्चा हुआ है। अब इसे स्टेप वाइज हमने सोचना है कि इस कॉस्ट में किन किन आइटम्स को बनाने की कॉस्ट इंकर हुई होगी, इस कॉस्ट में किन किन आइटम्स की कॉस्ट शामिल होगी। मसलन सबसे पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस देखते हैं जिसके नीचे लिखा हुआ। क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की 85% जो 70,000 रुपीज कॉस्ट आई है वो इस 2585,000 में शामिल होगी? ये फुल कंसिडरेट करना है कैंडी, एक एडजस्टमेंट आपसे करवानी है, लॉजिकली सोच कर कीजिएगा। ये 70,000 किस पीरियड में इंकर हुआ होगा? तो क्या ये 70,000 का खर्चा हमारी इस करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रहा होगा? लेकिन क्या इन 75,000 वाली गुड्स का जो 85% कंप्लीट है, रिमेनिंग खर्चा हमारे इस 2585,000 में आ रहा होगा? रिमेनिंग आ रहा होगा, सारा आ रहा होगा, 85 आ रहा होगा? सारी आ रहा होगा? क्यों नहीं आ रहा होगा? इन पे कुछ काम 85% लास्ट पीरियड में हो गया था, बाकी काम फिर हमारे पीरियड में हुआ होगा। तो 2585,000 में सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले लॉजिकली इन्हीं गुड्स का रिमेनिंग मींस 15% का एक्सपेंस आ रहा होगा। समझ आ रही बात? दोबारा 2585,000 देखें। देन क्या सेकेंडली इसमें उन गुड्स का 100% खर्चा आ रहा होगा, लेट मी कंप्लीट, जिनको हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किया होगा और इसी पीरियड में कंप्लीट भी कर दिया होगा। अब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की भी बात नहीं हो रही,
सबसे पहले 2585,000 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का रिमेनिंग एक्सपेंस आ रहा होगा। देन फिर इस 2585 में उन गुड्स का 100% एक्सपेंस आ रहा होगा जिन्हें हमने इसी पीरियड में स्टार्ट भी किया होगा और इसी पीरियड में एंड भी किया होगा। क्या ख्याल है? उनका मटेरियल, उनके लेबर कॉस्ट, उनकी ओवरहेड कॉस्ट 100% एज इट इज हमारी इस कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए। लेकिन थर्डली, क्या इस 2585,000 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का रिमेनिंग 10% आ रहा होगा या 90% आ रहा होगा? वो 90% आ रहा होगा जो इस पीरियड में इंकर हुआ। तो इस 2585,000 में तीन तरह की कॉस्ट आ रही होगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग कॉस्ट, जो गुड्स शुरू हुई और एंड हो गई उनकी 100% कॉस्ट, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की 90% मींस इस पीरियड में जो इंकर हुई है कॉस्ट वो आ रही है। आप लोग भी काइंडली सर्कल लगाएं जरा इस 2585,000 के साथ, और नीचे इसके गिन के जरा 4 लाइनें छोड़ें। जिस लाइन में आपने ये फिगर लिखी हुई है 1 2 3 4, इसके नीचे गिन के लाइनें छोड़ें और देन एक एरो सा बनाएं। और इस 2585,000 में क्या क्या आ रहा होगा जो भी हमने बोला वो काइंडली जरा एक लिस्ट बनाया जरा। 3 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, कि प्लीज लाइन छोड़ के प्लीज लिखिएगा। नहीं, बस 4 लाइन सही है, मैं गिन के छोड़ दूँ, मैंने जानबूझ के गिन के कहा नेक्स्ट पेज पे ना जाए, अच्छा बन जाएगी मेरा स्टेटमेंट पूरी। दिस अमाउंट, किस अमाउंट की बात हो रही है? दिस अमाउंट शुड इंक्लूड जी नंबर 1 remaining cost of opening work in process। वर्क इन प्रोसेस के लिए जरा एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ, WIP। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, साथ साथ सोचना भी है, कोई कंफ्यूजन आप साथ साथ डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल रिमेनिंग मींस 15%, लेकिन क्या हमेशा 15%? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सपोज 30% कंप्लीट था 70%, अगर 85% कंप्लीट है तो 3%, अगर 90% कंप्लीट था तो रिमेनिंग आ रही है। एनी कंफ्यूजन? और बल्कि रिमेनिंग भी सबसे पहले इंकर हुई होगी। सबसे पहले मींस इस पीरियड के स्टार्ट पे सबसे पहले वही रिमेनिंग खर्चा हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे करके उन गुड्स को फिर कंप्लीट किया होगा। एनी कंफ्यूजन? सेकंड सेंटेंस लिखें जी, आप भी डेफिनेटली बेटा फिलहाल एब्रीविएशन यूज कर लें। ये मतलब लिखते हुए थोड़ा टाइम सेव कर लें, बाकी जहाँ स्टेटमेंट में आई वहाँ पूरे वर्ड ही लिख रहे हैं। देन पॉइंट नंबर 2, 100% कॉस्ट ऑफ those goods which are started and completed during the period। 100% cost of those goods which are started and completed during the period। क्या मतलब स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड? इसी पीरियड में उनका रॉ मटेरियल मंगवाया और इसी पीरियड में उनका रॉ मटेरियल लगा के ओवरहेड्स लगा के कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में भेज दिए। ठीक है, सारा काम किस साल हुआ? तो अगर इसी साल हुआ तो उसी का सारा खर्चा करंट ईयर में ही होगा। क्लियर है सर? एनी कंफ्यूजन? थर्ड आप बनवाएं जरा, ऊपर देख के जहाँ से हम नीचे हैं। क्या इस 2585,000 में कुछ और भी होगा क्या? चलें बोर्ड पे देखें, मेरे ख्याल अभी आपने लिखा नहीं। क्या रिमेनिंग खर्चा या 90% खर्चा? 90% कैसे? जो इंकर हुआ है वही खर्चा भी आ रहा होगा, बाकी 10% तो कब आएगा? अगर नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सोची जाए तो उस नेक्स्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारी इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड फिर रिमेनिंग मींस 10% कॉस्ट आएगी और फिर यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग है। क्लियर है जी?
थर्ड सेंटेंस, परसेंटेज ऑफ मसला शायद स्लो स्क्रीन चलिए, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, आप याद आएगा सामने। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये जरा मुबीन देखना है, incurred on closing work in process, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, जरा काइंडली मैं बोल रहा हूँ सुन के जरा लिख लीजिएगा, अभी आ रहा है, ये स्क्रीन थोड़ी सी स्लो चल रही है, मैं भी सही करवाता हूँ। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट incurred on closing work in process during the year, during the period, percentage of cost incurred on closing work in process during the period. ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट समझेंगे, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट इंकर 90% या 10%, अगर 70% कॉस्ट इंकर हुई होती तो वो 70 आ रहा होता, बाकी तब इंकर होगा जब इसे हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करते हैं। एक नजर आप इंडिविजुअली पढ़ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात अगर है तो उससे पहले डिस्कस करना। ओके सर, चलिए अब आप भी ऊपर वाली जो चार छोड़ी थी उनमें से दो लाइंस में जरा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेजेस और अमाउंट्स लिखना होगा। फिगर्स डेफिनेटली आपके सामने मैंने अज्यूम किए हैं, ये फिर कैलकुलेट कैसे होते हैं फिर अभी क्वेश्चन करेंगे हम। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70,000 रुपीज, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 80,000 रुपीज। जी हमजा ये भी सोचते हैं, लेकिन 2585,000 में क्या है ये क्लियर हो गया, बाकी आगे जो फिगर्स मैंने लिखी इनकी अभी एडजस्टमेंट आपसे मैंने पूछनी है। इन फिगर्स को प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो भी आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ होना भी बल्कि चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो मैं जस्ट चाह रहा हूँ फिगर्स आप लिखना ताकि आप अकॉर्डिंगली फिगर्स और परसेंटेजेस देख के मेरे साथ फिर प्लस माइनस का कोई डिसीजन ले सकें। नोट कर लिया। अब सर वो मैं नीचे तीन जो आपको सेंटेंसेस लिखवाए हैं, उन सेंटेंसेस का मकसद ये है कि इन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर्स को जरा एडजस्ट करना हम सीख सकें। हमारी स्टेटमेंट की हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है जो गुड्स बनी हैं उनकी कॉस्ट, और जो गुड्स बनी हैं उनका मतलब फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोसेस है या रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मींस कि हमने जो ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स बनाई हैं उनकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो गुड्स हमने बना ली हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तब 2585,000 ज़हन में रख के और नीचे वाला फर्स्ट सेंटेंस जरा पढ़ें, नीचे जो अभी तीन पॉइंट्स लिखे थे आपने उसका जरा फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। क्या इस 2585,000 में रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल है? अब रिमेनिंग मींस 15% की बात हो रही है। अब इससे नेक्स्ट लाइन देखें जरा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70,000, क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स हमारे वाले पीरियड में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स क्या हमारे इस करंट पीरियड में अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई होंगी? इन अदर वर्ड्स क्या उनकी अब टोटल कॉस्ट, उन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की टोटल कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए? मैंने अब करना ये है, जरा बोर्ड पे काइंडली देखिएगा, हमने अब फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस इस पीरियड में
जो गुड्स हमने कंप्लीट करनी है उनकी फाइनल कॉस्ट तक हमने पहुंचना। तो 2585,000 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 100% कॉस्ट नहीं आ रही होगी, 15% कॉस्ट आ रही होगी। तो क्या उनको बनाने में सिर्फ 15% कॉस्ट इंकर हुई है या 100% कॉस्ट इंकर हुई है? हुई तो 100% इंकर है, लेकिन वो 100% कैसे इंकर हुई है? 85% लास्ट ईयर में इंकर हुई थी और 15% हमारे पीरियड में। 2585,000 गौर से देख रहे हैं, मुसलसल गौर से देख रहे हैं, क्या इसमें इससे नीचे वाला 70,000 आ रहा होगा? आ रहा होगा यार? ये कब इंकर हुआ होगा? इसमें तो ये नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि पिछले पीरियड का खर्चा है। लेकिन क्या फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द करंट ईयर में वो 70 भी आना चाहिए और इस पीरियड का रिमेनिंग भी आना चाहिए, ताकि उसकी टोटल कॉस्ट आ जाए, ताकि उसकी टोटल कॉस्ट आ जाए। देखिए एक मिनट सिंपल सा एक बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है 10,000। कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, मैं एक अलग सा एग्जांपल सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से बना रहा हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 10,000 की कॉस्ट इंकर हुई थी। डेफिनेटली कब इंकर हुई होगी? पिछले पीरियड में इंकर हुई होगी। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड हमने सिर्फ इसी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है। लेट्स अज्यूम कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया? सिर्फ इसी वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की फर्दर कॉस्ट इंकर की है, और सपोज वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस पीरियड में सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड इंकर हुई है, वो सपोज 70,000 है। व्हाट इज दिस 10,000 एंड व्हाट इज दैट 70,000 जो मैंने ऊपर लिखा है इसके? 10,000 कब खर्चा हो गया था? पिछले पीरियड। और लेट्स अज्यूम उन्हीं 10,000 वाली गुड्स को फर्दर कंप्लीट करने के लिए हमने ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70,000 फर्दर इंकर की है। अब 70 मैंने ऊपर क्यों लिखा है? ये इस पीरियड का खर्चा है, उस पीरियड का रिमेनिंग खर्चा है, ये 100% खर्चा है, रिमेनिंग खर्चा है। और 10,000 रुपया जो है ये पिछले पीरियड में खर्चा हुआ है। अब अगर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही गुड्स है, तो आप ये बताएं इन गुड्स को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है? 80,000। इट मीन जब आप यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अगर आप फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करना चाहें कि इन गुड्स को बनाने की टोटल कॉस्ट, जिनको हमने स्टार्ट तो पिछले पीरियड में कर लिया था लेकिन कंप्लीट करंट ईयर में किया है, उनको बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आई है? तो 70 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, या दोनों को प्लस कर लेंगे? 10 कब तक का खर्चा होगा? पिछले पीरियड का। जो रिमेनिंग खर्चा है वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इसमें प्लस करके टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इस पीरियड में 80 आना चाहिए, 10 या 70? 80 क्यों आना चाहिए? क्या ये गुड्स इस साल कंप्लीट हुई हैं? तो क्या उस पर जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए? प्रॉब्लम क्या था? कुछ कॉस्ट पिछले पीरियड में आई थी, कुछ कॉस्ट करंट पीरियड में आई है। देयरफॉर जो करंट पीरियड में कॉस्ट आई है उसमें फिर हमें जो पिछले पीरियड में कॉस्ट आई थी प्लस करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी पड़ेगी। अब अपनी स्टेटमेंट करनी देखें जरा, आपकी स्टेटमेंट में 70,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ना 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 70,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था, परसेंटेज हमने जरा समझने के लिए लिखी हुई है। और बाकी जो कॉस्ट है वो किस में ऑलरेडी शामिल हो गई होगी? 2585,000 में। तो क्या अगर अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है तो 2585,000 में 70,000 को प्लस करना पड़ेगा सर। फाइनल जरा आप बोले प्लस क्यों करना पड़ रहा है? नहीं नहीं ना 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 प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि करंट ईयर में अब ये गुड्स कंप्लीट हो गई हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनकी कंप्लीट गुड्स की कॉस्ट आ जाए। तो जो खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था अगर हम उसे इस रिमेनिंग खर्चे में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी है हमारे सामने आ जाएगी। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जिसे आपने इस पीरियड में कंप्लीट किया है उसकी 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कैलकुलेट हो जाए। बात समझ आ रही प्लीज? तो 2585,000 फाइंडिंग बोले उसमें क्या था? इन गुड्स से रिलेटेड रिमेनिंग था। जो रिमेनिंग में हमने पिछला खर्चा प्लस कर लिया तो हमारे पास फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन गुड्स के एंगल से कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगी। सबको समझ आ गया प्लीज? तो व्हाई वी आर एडिंग 70,000? एक दफा बोला कि ना हिम्मत करें। प्रीवियस ईयर की अगर ये कॉस्ट है तो इसे प्लस क्यों कर रहे हैं?
बिल्कुल सही है, चले अलग अलग दो हिस्से कर लेते हैं। ये खर्चा प्रीवियस पीरियड का है, लेकिन प्रीवियस पीरियड तक के इस खर्चे से गुड्स कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन क्या अब इस पीरियड में इनका रिमेनिंग खर्चा इंकर हो गया है? अब इन दोनों को प्लस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ दीज गुड्स कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है प्लीज? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को फिर आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्लस कर लेना है। अब इससे पहले कि हम क्लोजिंग की वर्किंग करें, बताएं क्लियर हो गया ओपनिंग सबको? देन इसका नीचे सेंटेंस पढ़े सेकंड, जो नीचे आपने इंग्लिश में लिखा, बताएं इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है हमें? ये ऑलरेडी 2585 में आ रही है, तो और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में भी आ जानी चाहिए, 100% कॉस्ट इंकर होगी। फाइनली प्रॉब्लम सिर्फ किसका रह गया? अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करेंगे, जरा खुद से कर लें, मेरा ख्याल है बात से इतना में क्लियर हो जाएगी। नहीं एक सेकंड जरा, क्या ये 80,000 रुपीज 2585,000 में शामिल है? सबसे पहले ये क्लियर करना है, क्या ये 80,000 2585,000 में शामिल है? लेकिन क्या ये 80,000 इन गुड्स की 100% कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है? तो ये बेटा 80,000 कॉस्ट इंकर तो हो गई है, लेकिन इस कॉस्ट इंकर होने से अभी ये गुड्स 100% मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, तो हम इसको फिलहाल क्यों माइनस कर देंगे? पहले शामिल है इसलिए माइनस कर देंगे, ताकि सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जिन्हें हमने इस पीरियड में कंप्लीट किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट ईयर जरा जहन में लाए जरा, क्या ये जो 80,000 है, इस 80,000 ने नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनना? फिर ये जो ओपनिंग 80,000 है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस होगा। इस साल इसलिए माइनस कर दिया है, कॉस्ट तो इंकर हो गई है, लेकिन इस कॉस्ट से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस इसलिए कर दिया है कि कॉस्ट तो इंकर हो गई है, लेकिन इस कॉस्ट के इंकर होने से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो प्लस करें या माइनस करें? बाकी बात तो शायद सिंपल हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा लॉजिकली सही क्लियर हो। ओपनिंग को ऐड करने की रीजन टोटल कॉस्ट बन जाए, और क्लोजिंग को लेस करने की रीजन कि इस कॉस्ट के इंकर होने से अभी गुड्स 100% कंप्लीट नहीं हुई, इन्हें तब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होना चाहिए जब इन पे रिमेनिंग कॉस्ट भी इंकर हो जाएगी, विच मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में से ऐड होना चाहिए। क्लियर हो गया सारे? तो 70,000 बेटा ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का 80,000 माइनस करके फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे अलावा किसी को समझ आई क्या बात हुई है? फाइनल आंसर बताएं जरा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कर ये कंप्लीट कर लेंगे, एक नजर देख लें, सोच लें, पढ़ लें नीचे आप, तो अगर कंफ्यूजन है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। Any confusion anywhere, sir? तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक फॉर्मेट है जो हर टॉपिक में शायद आगे जाके यूज हो जाना है। तो मेरी सजेशन के तौर पे जरा एक नज़र फाइनली दोबारा देख लें, थोड़ा सा जहन में जरा रिवाइज हो जाए, फिर इंशाल्लाह भी क्वेश्चन भी करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम की एक वर्किंग होती है, फिर उसमें डायरेक्ट लेबर प्लस करके प्राइम कॉस्ट आ जाती है, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक लिस्ट बन जाती है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है, फिर उसमें क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाता है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होके क्या फिगर आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आ जाती है। ये स्टेटमेंट सिर्फ किस बिजनेस में बनती है? ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं बनती? वहां गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होती, वहां गुड्स को परचेज करके सेल किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं। जी डेफिनेटली काम सब ठीक कह रहे हैं। जी बेटा इसका 85% काम जो था वो लास्ट ईयर में हुआ था, और रिमेनिंग आपने भी लिखा वो करंट ईयर में हुआ है, तो रिमेनिंग को
अगर 85% में प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग पे कॉस्ट इंकर हो गई है, लेकिन उस क्लोजिंग की कॉस्ट की वजह से भी ये गुड्स कंप्लीट नहीं हुई, तो जब ये गुड्स कंप्लीट होंगी मींस नेक्स्ट ईयर उस वक्त कॉस्ट ऐड होगी, ठीक है जुनैद। चले सर एक नेक्स्ट हेडिंग देखें जरा इसी स्टेटमेंट के आगे, जरा बात थोड़ी सी और कंप्लीट कर लें। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बनेगी। कुछ वर्ड्स का बस डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो शायद हम यही जरा समझ लें। हेडिंग लिखिए। इसके साथ भी इसी तरह फॉर द ईयर एंडेड आएगा, जिस तरह मैंने वहां क्या लिखा था, 30 जून क्या था, 30 जून 2022। बल्कि काइंड जरा हेडिंग के साथ अगर ब्रैकेट में लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, वर्ड सुने हुए। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। हेडिंग लिख रहे हैं तो जरा चंद जो एडिशंस हैं, नई चीजें वो जरा सुनना जी। जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले सेल ही आएगी, लेकिन किस चीज की सेल? फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेचेंगे आप, तो फिनिश गुड्स की सेल आएगी। फिगर्स अब मैं अज्यूम नहीं कर रहा, मैं जहाँ पे फिगर है बस वही बताता हूँ। तो आनी तो सेल ही है, लेकिन ना रॉ मटेरियल की ना वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की सेल आनी। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेचा है, नहीं क्या बेचा है, क्या बेचा है? फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब ये होगा जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट अब कैलकुलेट होनी है। तरीका वही है, लेकिन कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है। एक मिनट है जरा, लेट मी कंप्लीट। बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक, लेकिन एक मिनट, लेकिन किसका ओपनिंग स्टॉक है? हाँ जी, आप फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे आप। कंसंट्रेट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, जरा फिनिश गुड्स स्टोर रूम ध्यान में रखना। फिनिश गुड्स स्टोर रूम के अंदर कुछ गुड्स पहले से पिछले पीरियड में अगर बनाई थी, नहीं बिकी तो पड़ी होंगी, उसमें फिर प्लस होना है। क्या परचेजेस प्लस होंगी? अब हमने ये खरीदी नहीं है, अब ये बनाई है, तो अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर ऐड होगी। और इस फिगर को हम कहाँ से ढूंढा करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना के पहले ढूंढा करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर चाहिए होगी और आप स्टेटमेंट बना लेंगे। तो अपनी स्टेटमेंट देख रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या आंसर है उसमें? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर ओपनिंग फिनिश गुड्स में प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द फिगर? 2575,000। तो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें क्या आ रहा था? ट्रेडिंग बिजनेस में क्या आता है? परचेजेज ऐड होती हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऐड होती हैं, या ओपनिंग स्टॉक में जो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट ऐड होगी, क्योंकि अभी हमने खरीदी नहीं है, हमने खुद से बनाई है। ठीक हो गया? बाकी डेफिनेटली उसी तरह माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स। चलें कुछ फिगर्स भी अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम सेल है 5 मिलियन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सपोज 1,50,000, क्लोजिंग है 175,000। यहाँ से फिर क्या कैलकुलेट हो जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बोले ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल।
Any confusion? जब लिखे जरा कंप्लीट करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है? ओपनिंग प्लस माइनस 255 000। ठीक है ना यार? कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर किस में से लेस होगी? सेल 50 लाख, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 2450 000। टोटल से बड़ा कैलकुलेटर पे करेंगे, उठ उठ के देखना शुरू हो गया। यहाँ तक क्या डिफरेंस निकला? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी शायद एक तो फिनिश गुड्स की बात हो रही है और सेकेंडली परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिक्र आ रही है। चले आगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स अब डिफरेंस कोई नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वही चीजें जो वहां आती हैं यहाँ भी आएंगी। बताएंगे क्या आता है अदर इनकम? तो एक दो एग्जांपल्स बोले अदर इनकम की। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत। इंटरेस्ट इनकम और कमीशन इनकम, रेंट इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल, बड़े हो गए वो भी बैठे। चले बस काफी है। लेट्स से हम 10,000 अदर इनकम। आगे आगे चले, आगे चले, अदर इनकम से आगे। कम ऑन यार, कौन से एक्सपेंसेस? अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस पढ़े होंगे आपने। क्या पढ़ा हुआ? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं बेटा, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे ना। फिर हेड ऑफिस में जो रेंट होगा, यूटिलिटीज होगा, सैलरीज होंगी, वो फिर एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर शायद आएंगे। अब ये इसलिए पूछा आपसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है इसमें पढ़ा हो शायद। लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके ही तीन चीजें आती हैं, एडमिन एक्सपेंसेस भी आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस भी, और फिर शायद फाइनेंशियल चार्जेस भी वर्ड सुना होगा, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। तो उस तरह से वर्ड लिखता हूँ, बाकी एक्सपेंसेस ही हैं। लेकिन बाय द नेम ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस मींस हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस मींस सेलिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस। कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल देंगे कोई अच्छी सी तरह? पता है यार, पता है, हिम्मत हिम्मत। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के अलावा कैरिज आउटवर्ड सुना होगा। कैरिज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? क्या होता है आउटवर्ड्स? चीजें बेचने वाला, कैरिज आउटवर्ड्स। कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस। लेट्स से 1 लाख, 2 लाख, जी। फिर फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड होते हैं। हाँ जी, 1 लाख तक। फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट, बैंक चार्जेस, लोन पे इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह होता है नेट प्रॉफिट। एडमिन एक्सपेंसेस में जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ जाएंगे, सैलरीज, यूटिलिटीज, इवन डेप्रिसिएशन ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंसेस में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल चार्जेस में लोन्स और बैंकों से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं। एक सॉल्व करने जरा नेट प्रॉफिट।
ये मारूफ साहब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर एंड पे ही बनती है, लेकिन बेटा मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ही नहीं रहा, मैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ यार। ये फॉर द ईयर एंड बनती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट में जरा प्लस कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेल आती है, ये वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रहने दे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है बेटा। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस बताइएगा। 2110 मारूफ साहब ठीक है। एक नजर देखिए नहीं कोई कंफ्यूजन प्लीज। आई होप इस तरह की कंफ्यूजन तो नहीं है। ये कौन सी स्टेटमेंट बनाई है हमने? मेरे एक भाई कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? नोट्स निकाले जो कल दिए थे मैंने आपको, एक क्वेश्चन करो। जिनके पास नहीं है जरा पेजेस बता दें, ये कल जिनके पास पेजेस नहीं थे, वैसे कल वाले ही है यार, अगर कल नहीं थे तो ले लें। टेम्परेरी तौर पे 7 वाले से शेयर करने जाते हुए ले लीजिएगा, अभी पता नहीं वो कंप्लीट है कॉपी। ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े जी, बिल्कुल सिंपल सा पहला क्वेश्चन। सेंटर ऑफ द पेज, ये ऑनलाइन में साथ रहेगा। ये हुआ भाई जी, पीडीएफ आपके साथ शेयर हुआ मेरा वाला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ पीडीएफ इसका शेयर कर दिया था कल वाला। ये नहीं पहला क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ ही, अब इस मिलकर सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन में साथ करें फिर आप एक विजुअली गिव। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फैक्ट्री ऑफ, क्वेश्चन मिल गया? क्वेश्चन मिल गया सर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। कंपनी का एक नाम है जी हाइडल एंड कंपनी, और उसकी एक फैक्ट्री का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अगर एक महीने की बात हो रही है, मंथ, अगर एक मंथ की बात हो रही है तो इस मंथ के स्टार्ट पे अगर कोई स्टॉक्स पड़े होंगे तो ओपनिंग कहलाएंगे, और मंथ के एंड पे जो स्टॉक्स होंगे, अगर पूरे साल की वर्किंग हो रही हो तो पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग स्टॉक, पीरियड के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक। तो मार्च के मंथ का डाटा है, तो पढ़े जी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इन्वेंट्रीज ऑन 1 मार्च 2015, रॉ मटेरियल की भी है, वर्क इन प्रोसेस की भी है, और फिनिश गुड्स की भी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जरा स्टेटमेंट ध्यान में रख के डाटा पढ़ते जाना। रॉ मटेरियल परचेजेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ आएगी? गैस, लाइट एंड पावर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कहाँ आएगी? प्राइम कॉस्ट की वर्किंग में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जब कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी सोच कर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो बच जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। और फाइनली एंड में क्या दिया हुआ? 31 मार्च के स्टॉक्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो सिंपल सा पहला एक डाटा रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करनी है आपने, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो थर्ड लाइन है इसके साथ एक ब्रैकेट में लिखा जरा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, ये सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल ही के लिए ऑल्टरनेट वर्ड है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ही को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस जो चीजें बनाई हैं उनकी, सॉरी जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो गुड्स ऑफ सोल्ड मींस सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात ही हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कोई फॉर्मूला बताएंगे कैसे कैलकुलेट होती है? अब अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। एक इनिशियल वर्किंग है, रजिस्टर कर लें, डाटा आप देगा, सॉल्व में साथ साथ कर लें। और छोटी छोटी चीजें ही सीरियस से कर लेंगे तो अगली बातें बड़ी बड़ी इंशाल्लाह जाके समझ आएंगी। तो
कंसंट्रेशन से प्लीज हर क्वेश्चन होना चाहिए, कैलकुलेटर के बगैर कोई फायदा नहीं, वर्किंग्स प्लीज किया करें, यूज करें कैलकुलेटर, ढूंढे कहाँ है। बिजनेस नेम लिखें सबसे पहले, हाइडल एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट 1 क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, हेडिंग्स बना लें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, हेडिंग लिख के जरा अपना डाटा देखें, क्या क्या चाहिए अब हमें। ओपनिंग रॉ मटेरियल चाहिए 24080 फिगर्स ढूंढे, फिर परचेजेस चाहिए, कितनी फिगर है परचेजेस की 148580, जरा सामने देख लीजिएगा थोड़ी सी, जरा शायद लाइनें ही नहीं है। फिर कोई कैरेज इनवर्ट्स तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर फाइनली क्या चाहिए, तो करें वर्किंग ओपनिंग चाहिए प्लस परचेजेस, लिखें खुद से, मैं फिर लिखता हूँ अभी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक एक लाइन में यूज करके फिगर्स लिखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कैंडी करें, ये शेयर कर दे दोबारा यार, वीडियो दोबारा शेयर करें। सब वर्किंग काइंडली कीजिएगा, इंडिविजुअली मैंने पूछने आंसर्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली वर्किंग करके अपने आंसर्स भेजें रॉ मटेरियल कंज्यूम करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज, करें करें आप लोग, 24080, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 148580, 148580, and closing stock of raw material 37144. One 35 516, सॉरी क्लोजिंग है 37144। जी काइंडली सॉल्व कर दें जरा। 135516, what is the name of this figure, raw material consumed, जी बेटा वर्किंग क्लियर है सबको, नेक्स्ट स्टार्ट करें। सेकेंडली क्या कैलकुलेट करना है जी, बनाए हेडिंग, बेटा नहीं बेटा हेडिंग पहले बनाओ, कोई नहीं इंशाल्लाह वही करना है, लेकिन काइंडली हेडिंग्स बनाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एग्जामिनर जो जो रिक्वायर कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली पहले हेडिंग बनाए, ताकि अकॉर्डिंगली आप वर्किंग देख सकें, दिखा सकें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसका जरा एक स्टार्टिंग पॉइंट बनवा दें, ये कहाँ से शुरू होनी है। अब डेफिनेटली इसमें रॉ मटेरियल की एक वर्किंग इसमें होनी है, लेकिन क्योंकि वो शायद ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ए में हो चुकी है, तो आप टाइम वेस्ट शायद दोबारा नहीं करना चाहिए।
किस फिगर से हम फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम से शुरू कर लें। अगर ये पहले वर्किंग उसने अलग ना मांगी होती तो फिर हम तो इसी स्टेटमेंट में कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ये वर्किंग हो चुकी है तो शायद ऐसे दोबारा रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना लें? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉलो कर रहे हैं प्लीज? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर हमने सॉल्व की 135,516। बाकी काइंडली आगे इंडिविजुअली जरा फिगर्स ढूंढे कंप्लीट करें जरा। कंप्लीट करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी करें, मैं बाद में लिखता हूँ। पता है क्लास साहब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अभी वर्किंग करनी शुरू करेंगे तब ऐड होगी ना यार, अभी की नहीं हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें लिखें, आप खुद से कंप्लीट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डायरेक्ट लेबर क्यों नहीं आनी? आनी है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? लेकिन वर्किंग करेंगे तो आएगी नहीं। अगर फॉर्मेट याद ना आए तो काइंडली जो पिछले पेजेस पे बनाया था उसको एक नज़र देखें। इन क्वेश्चंस का फिलहाल सिंपली मकसद ये है कि जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको रिवाइज हो जाए। तो रादर देन के बोर्ड से दोबारा देख के लिखते हैं, खुद से ट्राई करें। ये काइंडली सब वर्किंग रहे प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट करके जरा आंसर्स बताते हैं। मारूफ साहब आप दोबारा वर्किंग करें, मेरे ख्याल आपकी फिगर ठीक नहीं है। 270 समथिंग होगा मेरे ख्याल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हाँ जी 270,969 समथिंग। आप उजैर आप भी दोबारा करें, दोबारा वर्किंग करें काइंडली, वर्क फिगर्स में मसला है। 273,299 नहीं है बेटा, दोबारा ट्राई करें। तो सिंपली अपने फिगर्स उठानी है, तो काइंडली जरा सही तरह देखें फिगर्स।
अपना अपना प्लीज करें, ऐसे ना डरा करें गलती से। नहीं 320 तो नहीं है यार। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बता रहे हैं, अभी रिक्वायरमेंट बी पहले कर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता 270 समथिंग होगा। कोई नहीं करे अभी जिनका रहता है, आप लोग जिन्होंने कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें, थर्ड रिक्वायरमेंट भी कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखनी फिगर्स? मैंने जरा फिगर्स लिखनी है, आप फिगर्स बता दें जरा, डाटा से फिगर्स लेनी है आपने। अगर आपने किया हो तो कहीं मेरी तरफ फिगर्स देख लीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं वो कर लें, अगर किसी ने किया हो तो मेरी तरफ फिगर्स चेक कर लें। जी को प्राइम कॉस्ट का आंसर बताएं लास्ट लाइन में से। प्राइम कॉस्ट 210016 बस ठीक है, बाकी करते रहे आप। जब मैं पूछूंगा उसके बाद फिगर्स बताइएगा, बाकी आप लोग करें अपना कंप्लीट। लास्ट रिक्वायरमेंट भी देखें, फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5924। अगर किसी का सीक्वेंस कोई फिगर्स का फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में ऊपर नीचे है तो वो इशू नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है क्वेश्चन में शायद इसी तरतीब से, लेकिन अगर कोई फिगर इस हेडिंग में ऊपर नीचे होते तो वो इशू नहीं है। गैस लाइट एंड पावर 14565। indirect material 34। indirect labor 25,020,24। सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी 14290। बस यही है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर्स, बस यही है। देखो टोटल करवाइए काइंडली जी फ्रेंड्स, टोटल करवा दो फैक्ट्री ओवरहेड्स का। लिखवाने दो भाई को यार, क्या हो 63283। सबको क्लियर है सर फिगर्स? गलती तो नहीं मेरी कहीं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई लिखवाना चाहे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी कैसे है वैसे? प्राइम कॉस्ट की फिगर 210,016 और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स 273,299। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एड लेस होना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 47,130 and closing work in process is 49,460. Cost of goods manufactured 270,969. सबका ओके है प्लीज? कोई कंफ्यूजन? फाइनल करें कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनका रहेगा प्लीज वाइंड अप करें। हाँ जी एक मिनट बताओ।
अरे ये वर्ड जरा क्लियर रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ सेल ही की बात हो रही है, ऑल्टरनेटिवली वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टार्टिंग पॉइंट है, लिख लें आप लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, थ्री फोर 842 plus cost of goods manufactured, cost of goods manufactured कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया ना प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर आपने कैलकुलेट की प्लस हो गई, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन था 32956 and finally cost of sales is 272,855. ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप लोग जिन्होंने कर लिया, पढ़ना शुरू करें, मैं अभी पढ़ता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई कंफ्यूजन किसी की वर्किंग में तो फिगर रह गई हो प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। टोटल जब भी हो रहे हो प्लीज सबकी कोशिश होनी चाहिए कि अपना कैलकुलेटर यूज करें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जरा बता दें, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 की कोई फिगर्स तो नहीं लिख रहा अभी बोर्ड से? कुछ लिख रहे हैं लग रहा, काइंडली जरा बता दें। अगर लिख रहे हैं तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो लिख रहा है अभी? नोट कर लिया सर जो कर रहे हैं? ये बेटा स्टॉक कार्ड का नहीं, वो भी वर्किंग करेंगे तुम जाता हूँ। ये सारी अब छोड़ देंगे, कोई रह गया बाद में टोटल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन पे आ जाए। बेटा जरा पढ़ लें फिर रिक्वायरमेंट समझाता हूँ मैं। NKL Enterprises produces a single product। produces का मतलब ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं। प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना शायद एक ही बात है। परचेज एंड प्रोड्यूस, परचेज शायद और चीज है, प्रोड्यूस मींस मैन्युफैक्चर बना रहे हैं हम। तो एनकेएल एंटरप्राइजेज गुड्स बना रही ऑन 31st July 2008। the finished goods stock consisted of 4,000 units valued at 220 per unit and the stock of raw material was worth 5,40,000। 31st July 2008 पे फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल के स्टॉक की बात हो रही है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग। अगर अगस्त का डाटा दिया हुआ है तो 31st जुलाई का स्टॉक हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा 1 अगस्त वाले दिन। आपने अब जो नीचे पढ़ना है वो सारा जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ध्यान में रख के पढ़ना, ठीक है? और मुझे जरा हेल्प करनी है कि कहाँ कहाँ कोई चीजें आनी है नहीं। कौन सी स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे आप? तो रॉ मटेरियल परचेजेस ने कहीं आना, रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग में, डायरेक्ट लेबर में, सेलिंग कॉस्ट में, हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस सही वर्ड आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनने के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर बनानी होगी तो अदर इनकम के बाद एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसने जरूर आना। आगे हिम्मत कतरी करना। डेप्रिसिएशन एंड प्लांट और मशीनरी, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ढूंढने आपको, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी सेलिंग कॉस्ट है, बल्कि कभी कभी वर्ड शायद आपने सुना हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, बल्कि साथ थोड़ा थोड़ा लिखने का। प्रॉफिट एंड लॉस मींस पीएल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे। तो दोनों फिगर्स का ताल्लुक कहां से नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से ताल्लुक नहीं है। आगे चलें, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तो अभी किया हमने। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, आगे जरा सोच के, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं, अब मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, अगर मटेरियल और लेबर के अलावा। लास्ट देखें जरा, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब इसमें जरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट, अगर इससे लिखा हो, लास्ट जरा कॉस्ट से देखें मेरे साथ, अगर लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट तो फिर तो क्लियर हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब असल में अकाउंटेंट्स जो है फैक्ट्री में भी होते हैं और हेड ऑफिस में भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, तो दोनों जगह पॉसिबल है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिखा नहीं हुआ। अगर यहाँ लिखा होता अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर भी हमें पता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आना है, तो अगर तो स्पेसिफाई हो जाता फैक्ट्री से रिलेटेड है या हेड ऑफिस से रिलेटेड है, फिर तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेते, लेकिन यहाँ वर्ड्स सिर्फ क्या लिखे हुए, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, और अकाउंटिंग कॉस्ट फैक्ट्री में भी हो सकती है और हेड ऑफिस में भी। अगर पता चल जाता तो फैक्ट्री की फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती और हेड ऑफिस से रिलेटेड फिर एडमिन एक्सपेंसेस में, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर एक छोटा सा नोट जरा नेक्स्ट पेज पर ढूंढना जरा। अकाउंटेंट्स फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, फैक्ट्री अकाउंटिंग के लिए हेड ऑफिस में भी होते हैं, लेकिन अगर ना पता चल रहा हो तो नेक्स्ट पेज पे जरा रिक्वायरमेंट के नीचे एक छोटा सा नोट पढ़े जरा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि हेड ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग हो रही है। क्या इस लाइन का मतलब ये है कि फैक्ट्री में अकाउंटेंट हो नहीं सकता? हो तो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो मजबूरन फिर हम अज्यूम ये कर लेंगे कि सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस में हो रही है। इन अदर वर्ड्स, इस अदर अकाउंटिंग कॉस्ट का फिर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सब कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। सारी बात मेरी समझ आ गई? प्लीज समझ आ गई है? अगर अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अगर अदर फैक्ट्री कॉस्ट लिखा होता, अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में, अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर तो एडमिन एक्सपेंसेस में ही आना था। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दोबारा जरा देख के बताने क्या करेंगे आप यार, प्लीज बता दें। इन अदर वर्ड्स, इस वक्त ये समझ आ गया ना कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में आप इससे नहीं आना है। नेक्स्ट पेज पे एक लाइन नेक्स्ट पेज पे भी है, ये आप बता दें। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे, थर्ड पेज के स्टार्ट पे एक लाइन है अभी, बिल्कुल नेक्स्ट पेज का स्टार्ट है। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहाँ लिखेंगे? अदर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस के लिए बेटा वर्ड है। अगर यहाँ लिखा होता अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाने थे, लेकिन अगर एज इट इज पढ़ा जाए इसे तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हेड ऑफिस से रिलेटेड खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इन अदर वर्ड्स, पिछले पेज पे वापस जाए जरा, कौन कौन सी फिगर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में नहीं आनी, जरा दोबारा बताएं। सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट फाइनली डिसाइड हो गई, और नेक्स्ट पेज पे अदर। और अगर यहाँ इससे नहीं आना तो फिर इसने कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो ये काइंडली चार चीजों के साथ मेंशन कर रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तीन चीजें तो ऑब्वियस हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन। और अकाउंटिंग कॉस्ट का प्रॉफिट लॉस में इसलिए लेके गए हम क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है या हेड ऑफिस से रिलेटेड है। तो मेरी बात में कंफ्यूजन प्लीज पढ़ ले जरा इंडिविजुअली, दोबारा जरा लिस्ट पिछले पेज पे जरा, बाद में फिर कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। जानना स्टूडेंट्स, आप क्लियर है? बाकी डाटा फिर मेरे साथ पढ़ेगा, लिस्ट जरा दोबारा पढ़ना।
चलो फिर कंप्लीट कर लें। आने थर्ड पेज। कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी हुई, अदर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर पॉइंट 1 8,000 units of finished goods were produced during August 2008। अब अगस्त से रिलेटेड डाटा, तो 8,000 यूनिट्स किसके बने हैं? नंबर 2, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31st अगस्त मींस क्लोजिंग रॉ मटेरियल का डाटा दिया हुआ। देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, however on 31st August the closing work in process value is approximately 2,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के एंड में आ रहा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने क्या लिखेंगे? वो जीरो है, नहीं है, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कितनी फिगर है? प्लस करेंगे माइनस। नंबर 4, 5,000 units of finished goods were available in stock on 31st August 2008। ये क्या मिला? क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी मिली है। अब आए रिक्वायरमेंट पे, लिखा है कैलकुलेट द कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो 5,000 यूनिट्स आपको पता चले, उन्हीं की अब वैल्यू मांग रहा है, लेकिन किन किन मेथड से? वेटेड एवरेज से भी और फाइफो से। दो अलग वर्किंग्स होंगी। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, फाइफो एंड वेटेड एवरेज। उसको जरा हमने यूज करना है। रजिस्टर में जाए जरा, पहले जरा हम थोड़ा सा जरा रिवाइज कर लें, फाइफो वेटेड एवरेज में होता क्या था, फिर उसको जरा अप्लाई करते हैं इस डाटा पे। वर्ड कभी सुने फाइफो वेटेड एवरेज? हेडिंग लिखें जरा, ये प्लीज जरा काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा अपने पास में। कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज सीरियस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक finished goods। Calculation of cost of closing stock of finished goods। क्वेश्चन पे जरा बाद में अप्लाई करते हैं, पहले जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को अगर आपने उसकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फिर दो मेथड्स हैं, फाइफो भी है और वेटेड एवरेज। तो एक मिनट जरा मेरे बात जरा पूरी कर ले दीजिएगा पहले। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? फाइफो भी है और वेटेड एवरेज है। आप लोगों ने किसी न किसी हद तक पहले ये पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने इसे अप्लाई किया हुआ है पहले ट्रेडिंग बिजनेस में। मैं इसी को अप्लाई अभी आपके सामने करूंगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अप्लाई करना हो तो बस शायद कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले आ जाए जरा फाइफो। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ट्रेडिंग बिजनेस में अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करना है, तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या खरीद के बेचते हैं? जो चीजें फिनिश गुड्स ही चीजें परचेजेस करके ही सेल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, परचेज ने सेल होना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चर होके सेल होना है। तो फाइफो बेसिस को अगर आपने ट्रेडिंग बिजनेस में अप्लाई करना है, शायद मैं बात जरा पूरी करूं फिर आपके सामने, ये सब आपके लिए सही तरह जरा पहले सुन के समझ लेना। तो फाइफो का मतलब ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस में, आइटम्स परचेज फर्स्ट, ऐसे ही होता है कुछ। सेंटेंस कंप्लीट हुआ है जरा, आइटम्स परचेज फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। पहले किसको बेचा है? किसको पहले खरीदा है? तो आइटम्स परचेज फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। यहां तक तो ठीक है प्लीज।
जब पहले चीजें खरीदी वही पहले बेची होंगी, इट इज अजम्पशन ऑफ द FIFO मेथड ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन यही वर्ड्स कुछ बदल देंगे शायद अगर ट्रेडिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सोचा जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन सी चीजें पहले बेची जाएंगी, जो खरीदी होंगी या बनाई होंगी? तो सेंटेंस जरा चेंज करके बोलें, क्या बनेगा? आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट आर assumed to be sold first। असल में जरा स्टोर रूम जहन बनाया जरा, फिनिश गुड स्टोर रूम। फिलहाल मैं फिनिश गुड्स के एंगल से बात कर रहा हूँ और रॉ मटेरियल वगैरह के लिए बाद में बात करते हैं। फिनिश गुड स्टोर में अगर गुड्स पड़ी हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रही होंगी मिक्सअप हो रही होंगी। जरा सोचें करनी, अगर शर्ट्स वगैरह हैं, कुछ पहले पड़ी हैं फिर और बन रही हैं और बन रही हैं, कुछ सेल हो रही हैं, तो ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी चीज़ें बिकी हैं। तो वहाँ फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाए, कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, तो उसमें फाइफो में क्या अजम्पशन ली जाती है कि जो पहले खरीदी हैं वही बेची होंगी अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो पहले बनाई है वही बिकी होंगी अगर फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बात हो रही है। तो सेंटेंस फाइनली बन जाएगा आइटम्स, कंप्लीट करवाएंगे जरा। आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट आर assumed टू बी सोल्ड फर्स्ट। चलिए यहाँ तक आप भी लिख रहे हैं बेटी डबली, फिर बाद में बात करते हैं। Items manufactured first कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज सर? चेंज करना है आवाज। ये सुबह चेंज किया। इसमें तो आवाज आ रहा है इसमें सबकी बात। ये कंप्लीट करके जरा बताना होगा। क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट करिए। सब लोगों ने लिख ली थी? नेक्स्ट हेडिंग लिखें जी, वेटेड एवरेज। सर ना आइकॉनिक कैंडिड प्लीज आवाज खत्म करें, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। जी वेटेड एवरेज में अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वेटेड एवरेज को अप्लाई करने का ट्रेडिंग बिजनेस में क्या तरीका है? हाँ जी, सबसे पहले एक रेट कैलकुलेट होता है वेटेड एवरेज में। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आप एक रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रेट का फॉर्मूला किसी को याद? हिम्मत करें पता? एक रेट पर यूनिट इसमें हमेशा कैलकुलेट होता है। हाँ जी, अब ट्रेडिंग बिजनेस अगर है तो ओपनिंग स्टॉक, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का ही होगा शायद,
कि आपने परचेज भी फिनिश गुड्स की होंगी, लेकिन उसमें प्लस क्या करेंगे आप, परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इन दोनों की अमाउंट ले लेंगे, ओपनिंग की भी अमाउंट लेंगे, परचेजेस की भी अमाउंट, और डिवाइड किससे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के यूनिट्स कह लें या क्वांटिटी कह लें, तो अमाउंट्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ऐसे ही सर, तो इससे एक रेट आ जाएगा पर यूनिट, फिर उस पर यूनिट रेट को अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से बट परचेजेस के साथ होगा। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा, इस वक्त आप अपने पेज पे शायद लेफ्ट राइट ना लिख सकें, तो ऐसे छोटा छोटा ना लिखें, ट्रेडिंग अलग लिख लें, फिर नीचे मैन्युफैक्चरिंग अलग लिख लीजिएगा, खुला खुला लिख लेंगे, पूरा फार्मूला लंबा सा हो गया। तो ट्रेडिंग बिजनेस में करनी बोल के जरा क्या फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, दोनों की अमाउंट है, मैंने एंड में अमाउंट लिखा है लेकिन दोनों की अमाउंट्स लेंगे, और डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, दोनों के यूनिट्स कह लें या क्वांटिटी कह लें, यहाँ से फिर एक रेट पर यूनिट आएगा, और रेट पर यूनिट को आप फिर यूज कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। एनी कंफ्यूजन, तो आपने डिफरेंट पढ़ा हो, मैंने कुछ और बता दिया, ये तो पढ़ा होगा। फाइफो वैसे सही है या वेटेड एवरेज? फाइफो मेथड ठीक है, वेटेड एवरेज दोनों बेटा अलाउड है। एग्जामिनर पे जो सा मेथड आपसे कहता है वो अकॉर्डिंगली आप यूज कर लेंगे, इसमें गलत सही वाली बात नहीं है। दो डिफरेंट अजम्पशन से दो डिफरेंट फार्मूले बने हैं, नहीं वो नहीं, उससे फिर होगा ये, उससे ये होगा, वो तो एक अलग इशू है। नहीं वो तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं, तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि फाइफो सही है या वेटेड एवरेज सही है, दोनों के अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों ही ठीक है। एग्जामिनर आपको जो कहेगा अकॉर्डिंगली अपने यूज करें। आंसर सेम आता है वैसे इनका, फाइफो से अगर क्लोजिंग स्टॉक मेजर करें वेटेड एवरेज से आंसर सेम नहीं आएगा, assumptions डिफरेंट होने की वजह से आंसर डिफरेंट है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, स्टैंडर्ड में IS2 में दोनों अलाउड हैं। आपने एग्जाम में वो यूज करना है जो आपको एग्जामिनर कहेगा, ना कहे क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंशाल्लाह बाद में बात हो जाएगी। यहाँ तक ओके हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिख लें, अदर से लिखना चाहे राइट साइड पर मुश्किल हो जाएगा लिखना, अगर यही वेटेड एवरेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर वेटेड एवरेज मेथड यूज करना हो तो हेडिंग लिख के जरा बस रुक जाइएगा, बाकी जरा जो डिफरेंस आएगा पहले देख लीजिएगा। वेटेड एवरेज है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, नोट कर ली। इसमें भी बेटा एक रेट आना है, एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ रेट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए कुछ वर्ड्स का डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि हम चीजें परचेज करके नहीं बना के बेच रहे होंगे, वही शायद चेंज आना है जो ऊपर फाइफो में आया था और जो आपकी स्टेटमेंट में भी आया हुआ है, तो जरा पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे, लेकिन किसका, हम इस बार वर्किंग ही फिनिश गुड्स की कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की अमाउंट लेंगे आप। अब उसमें प्लस क्या करेंगे, हाँ जी परचेजेस नहीं सही पूरे वर्ड जरा कर लें, असल में उसमें डिफरेंस हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और चीज है। तो ओपनिंग स्टॉक में काइंडली पूरे वर्ड्स के साथ बोलें क्या प्लस होगा, हाँ जी नहीं लेकिन बेटा फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है। जरा अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें जरा, कभी बनाई है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, अभी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मेट बना रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बनाया हमने, परचेजेस की जगह क्या प्लस हो रहा था, तो सही है फिनिश गुड्स जब बनाई है उसी की कॉस्ट लेनी, तो उसी की कॉस्ट का नाम क्या रखा हुआ है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो रादर देन परचेजेस क्या वर्ड हो जाएगा यहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से मीनिंग क्या है कि जो फिनिश गुड्स, अब इसकी अमाउंट, जो फिनिश गुड्स हमने बना ली हैं उनको बनाने की जो अमाउंट है ये उसकी बात होगी, तो डेफिनेट इसकी भी अमाउंट लेंगे आप, दोनों प्लस कर लेंगे और डिवाइड बाय उसी तरह है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की भी क्वांटिटी लेंगे,
क्वांटिटी मींस यूनिट्स लेंगे, लेकिन लिखने से पहले काइंडली मुझे ये बता दें ये प्लस क्या करेंगे इसमें भी जरा वर्ड बदलने हैं। परचेजेस की जगह वर्ड क्या यूज करें? नहीं बेटा अब नहीं, अब यूनिट्स आए ना, यूनिट्स तो फिर यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कह लें, प्रोड्यूस यूनिट्स कह लें, प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स आने हैं रादर देन परचेज। प्रोडक्शन के यूनिट्स आने हैं, जिसे आप प्रोडक्शन यूनिट्स लिख लें या मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स लिख लें, परचेजेस नहीं लिखें। प्रोड्यूस यूनिट्स लिखो तो सभी लिख दो सर। तो आपके पहले फॉर्मूले में जो ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग बिजनेस में है, और इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वेटेड एवरेज के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है? परचेजेस की जगह क्या चेंज है? परचेजेस की अमाउंट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और परचेज यूनिट्स की जगह प्रोडक्शन यूनिट्स या मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स आ रहे हैं। वंस अगेन यहाँ से रेट कैलकुलेट होगा, और रेट फिर एज इट इज यूज हो जाएगा जिस तरह ऊपर अपने ट्रेडिंग बिजनेस में यूज किए। तो यहाँ तक लिखना, बाकी मेरे ख्याल फाइनल वो भी लिखना। एनी कंफ्यूजन द वर्ड्स? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? ये क्यों डिफरेंस वैसे आ रहा है? ये डिफरेंस फार्मूला में आ भी क्यों रहा है? वहाँ चीजें खरीदी हुई बची हैं, यहाँ बनाते बचे हैं, बस इसलिए वर्ड्स का फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। देन रेट आ जाएगा, फाइंड आउट करना था इसको भी, इस तरह फाइनली कंक्लूड करना है। जब रेट आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। फाइनली हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी फिगर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो लोग नोट कर लें तो काइंडली फाइफो वेटेड एवरेज दोनों में जो लिखा है अभी आपने एक नजर रिवाइज किया करें, और प्लीज किया करें, छोटी छोटी चीजें साथ साथ ज़हन में सेट होनी चाहिए। नोट करने के बाद ये जो हेडिंग आपने लिखी इसको पढ़ लेना। जर्नलिस्ट आप लोग भी प्लीज पढ़ लें, तो कंफ्यूजन अगर है तो बताएं। जी बेटा, वो मैं अभी ये मैंने आपके सामने जो जो लिखा है, ये मैंने इस क्वेश्चन के एंगल से नहीं लिखा। ये मैंने एक जनरल सी आपके सामने स्टेटमेंट्स लिख दी हैं सारी, मैंने जरा कम्प्रिहेंसिवली बात कर दी। बाकी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो फिर अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज शायद टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मैं इंडिविजुअली खुद से सॉल्व करूंगा आपके साथ। फाइफो में कैसे होगा, वेटेड एवरेज में कैसे होगा, इंशाल्लाह भी करेंगे डिस्कस। ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है फाइफो से भी करना है, वेटेड एवरेज से भी करना है, तो दोनों क्वेश्चन दोनों में दोनों पार्ट को कैसे सॉल्व करना है ये इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। अभी बात शायद खत्म करने के टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जहां तक बात हुई है ये समझ आ गई? चले अभी कुछ दिन शायद होमवर्क ना हो, जो पढ़े क्लास में उसको बस जरा रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, काइंडली रिवाइज करके ये जो पढ़ा। अल्लाह हाफ़िज़। ये ठीक है जी ऑनलाइन सर? जी मौसम सब ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।